तो ये वाला क्वेश्चन 2006 और 2017 में आया है। डिस्कस गॉस सीडल इटरेशन मेथड। ठीक है, तो गॉस सीडल इटरेशन मेथड क्या होता है? एक मेथड होता है। तो गॉस सीडल इटरेशन मेथड इज अ मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड होता है। तो मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम मान लेते हैं लीनियर इक्वेशन है क्या। तो ऐसा नहीं है कि इसमें अब सवाल उठता है कि गॉस सीडल इटरेशन मेथड कितना वेरिएबल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कितना वेरिएबल है, एन वेरिएबल है, एन इक्वेशन है। ठीक है, तो जितना भी वेरिएबल हो सकता है, जितना भी इक्वेशन हो सकता है, जितना वेरिएबल होना चाहिए उतना इक्वेशन होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पे समझने के लिए क्या लेंगे, 3 वेरिएबल लेंगे और 3 इक्वेशन लेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको दिख रहा है ये 3 वेरिएबल है, x1 x2 x3 और 3 इक्वेशन दिख रहा है आपको। तो जितना इक्वेशन होना चाहिए उतना ही वेरिएबल होना चाहिए, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन। तो उसको हम गॉस सीडल तब लगा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप चेक करना होता है कि डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक वेदर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज डायगोनली डोमिनेंट और नॉट। इफ़ नॉट देन मेक इट डायगोनली डोमिनेंट। कहने का मतलब है कि चेक कीजिए डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको अरेंज कीजिए ताकि वो डायगोनली डोमिनेंट हो जाए। तो हम लोग क्या मान लेते कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन माने वो डायगोनली डोमिनेंट है। तो डायगोनली डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? डायगोनली डोमिनेंट का मतलब हुआ इसका जो मॉड है और बाकी जो एलिमेंट बचे, जैसे इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट होगा कौन सा, जब इसको मैट्रिक्स में कंसिडर कीजिए आप। तो देखिए ये और ये 3 एलिमेंट आपका क्या बनाएगा, डायगोनल एलिमेंट बनाएगा। तो देखिए आप इसका कॉफिशिएंट देखिए, तो आपका कॉफिशिएंट क्या हो गया, ये। ठीक है, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट हुआ कौन सा आपका, ये आपका डायगोनल एलिमेंट हुआ। तो डायगोनली डोमिनेंट का मतलब इसका मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस का। उसी तरह से ये डायगोनली डोमिनेंट मतलब इसका मॉडुलस का वैल्यू जो है ज़्यादा होना चाहिए इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस से। उसी तरह से इसका मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए इसका मॉडुलस प्लस इसका मॉडुलस से। इक्वल टू भी होगा तो चलेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, मॉडुलस ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ A12 प्लस मॉडुलस ऑफ A13। मतलब ये वाला एलिमेंट बाकी दो जो बच गया एलिमेंट उसका मॉडुलस का सम से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट इस दोनों का मॉडुलस के सम से ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इस दोनों के मॉडुलस का सम से ज़्यादा होना चाहिए, या बराबर भी होगा तो चलेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। मतलब उसको फिर जो इक्वेशन दिया हुआ था आपको उसको हम लोग फिर से लिखेंगे किस फॉर्म में, x1 बराबर समथिंग, x2 बराबर समथिंग और x3 बराबर समथिंग। तो x1 बराबर होगा क्या, तो देखिए x, तो कौन सा डायगोनल डोमिनेंट एलिमेंट जो x1 का कॉफिशिएंट हो। तो इसमें डायगोनल ऐसा एलिमेंट मतलब डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए, मतलब वैसा डायगोनली डोमिनेंट एलिमेंट जिसका कॉफिशिएंट x1 है। तो आपका डायगोनली डोमिनेंट एलिमेंट क्या है आपका A11। इस दोनों में देखिए x1 किसका कॉफिशिएंट है, x1 A1 का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ से x1 का वैल्यू लिखिए आप। तो x1 का वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग, इस दोनों को उधर भेज देंगे, इस दोनों टर्म को उधर भेज देंगे और फिर A11 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखिए, तो A11 x1 बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बोलिए कैसे, यहाँ से देखिए बाकी दो टर्म को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बाकी दो टर्म को भेज देंगे उधर तो क्या हो जाएगा, A11 इंटू x1 बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए A11 को इधर से डिवाइड कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा 1/A11 इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखिए x2 बराबर इतना हो जाएगा। देखिए x2 मतलब वैसा डायगोनल एलिमेंट जिसका कोएफिशिएंट x2 हो। तो वो कौन सा इक्वेशन है, देखिए ये वाला इक्वेशन है। तो यहाँ से आप देखिए x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इस दोनों को उधर भेजिए और A22 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए उस दोनों को इधर भेजिए और फिर A22 से डिवाइड कर दिया तो x2 निकल गया। इसी तरह से x3, तो x3 ऐसा डायगोनल एलिमेंट जो डोमिनेंट हो और x3 का कोएफिशिएंट हो। तो वो कौन सा था, A33 था। तो A33 देखिए x3 का कोएफिशिएंट है, यहाँ से मतलब इस इक्वेशन से x3 मिलेगा हमको। अब सवाल उठता है कि इससे भी तो x3 निकाल सकते थे, इससे भी तो x3 निकाल सकते थे, इससे भी x3 निकाल सकते थे। तो इसी से x3 क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका जो डायगोनली डोमिनेंट है वो एलिमेंट है ये, और इसका कोएफिशिएंट कितना है x3। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो x3 यहाँ से निकलेगा 1/A33 B3 माइनस इतना हो गया। ठीक है,
तो x1 x2 x3 निकल गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि x1 बराबर x1 नॉट, x2 बराबर x2 नॉट और x3 बराबर x3 नॉट। ठीक है, तो देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग इनिशियल सॉल्यूशन। अगर दिया हुआ नहीं रहता है प्रॉब्लम में तो x1 बराबर हम लोग 0, x2 बराबर 0 और x3 बराबर 0 को हम लोग इनिशियल सॉल्यूशन मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, x1 बराबर x1 का नॉट, नॉट मतलब इनिशियल, यहाँ पे 0 लिखा हुआ मतलब इनिशियल, x2 बराबर x नॉट नॉट और x3 बराबर x3 नॉट को मानते क्या, इनिशियल सॉल्यूशन। तो सपोज x1 बराबर x1 नॉट, x2 बराबर x2 नॉट और x3 बराबर x3 नॉट बी एन इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। कौन सा, ये। तो इसको मान लेते हैं सिस्टम 1 पहले वाले को, और दूसरे वाले को मान लेते हैं हम लोग क्या, सिस्टम 2। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं क्या, इस x1 नॉट, x2 नॉट और x3 नॉट को इनिशियल सॉल्यूशन मान लेते हैं किसका, जो सिस्टम दिया हुआ है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। ठीक है, जो प्रॉब्लम दिया हुआ था उसका हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, इनिशियल सॉल्यूशन है। देखिए अब गॉस सीडल इटरेशन मेथड से फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो कहने का मतलब क्या है, आपको आंसर पता नहीं है, आप आंसर पता नहीं है और आपको आंसर पता नहीं था और आप क्या गेस किए थे, x नॉट और x2 नॉट और x3 नॉट। ठीक है, आप इसको इनिशियल सॉल्यूशन कंसिडर किए थे। ठीक है, तो अब देखिए एग्जैक्ट रूट कुछ होगा, x1 बराबर कुछ वैल्यू होगा उसका, x2 बराबर कुछ वैल्यू होगा और x3 बराबर कुछ वैल्यू होगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप में जहाँ जो पहुँचे हम लोग, जो x1 x2 और x3 का जो वैल्यू आया पहला स्टेप में, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप में जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, तीसरा स्टेप में जो आएगा उसको बोलेंगे थर्ड अप्रॉक्सीमेशन, चौथा में जाएगा 4, पाँचवा में जाएगा 5। इसी तरह से चलते रहेंगे जब तक जैसे कि मान लीजिए ये 10वां स्टेप है और ये 9वां स्टेप है। ठीक है, यानी कि 9वां अप्रॉक्सीमेशन है और ये 10वां अप्रॉक्सीमेशन है, 9th अप्रॉक्सीमेशन, 10th अप्रॉक्सीमेशन। तो अगर इस दोनों में x1 का वैल्यू अगर सेम आ गया, x2 का वैल्यू सेम आ गया, x3 का वैल्यू सेम आ गया, तो मतलब 10 के बाद अगर 11वां स्टेप निकालेंगे, 11th स्टेप में भी क्या होगा, सेम ही आ रहा है अगर वैल्यू x1 x2 x3, इसके बाद भी सेम ही आएगा। तो मतलब मेरा आंसर आ गया क्या, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, जब जैसे सेम आना चालू हुआ आप स्टॉप कर दीजिए, वही हो गया आपका आंसर। तो देखिए आपको पता नहीं था, गेस किए थे आप कुछ और फिर उसको रिड्यूस करते करते एग्जैक्ट तक पहुँचे हैं आप। ठीक है, तो सारा स्टेप में अब देखिए फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालते कैसे हैं, सेकंड निकालते कैसे हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसको। तो देखिए बाय गॉस सीडल इटरेशन मेथड द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय। तो आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे 1 लिखे हुए हैं, मतलब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन दिखा रहा है ये। तो देखिए आप जो रीराइट किए थे तो x1 बराबर कितना आया था, इतना। अब देखिए अब जो यहाँ पे आप फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालिएगा, तो देखिए इस इक्वेशन में हम लोग क्या पुट करेंगे, नॉट वाला वैल्यू, यानी कि यहाँ पे x2 0 यानी कि x2 नॉट और x3 0, या इसको x3 नॉट पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पुट करेंगे तो यहाँ से आपको x1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए फिर x2 1 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो इसमें देखिए आपको क्या पता चल गया, इसमें x1 पता, देखिए ये x2 बराबर इतना होगा। देखिए x2 का फॉर्मूला ये था आपका, फॉर्मूला पहले आप लिखिए सबसे पहले। अब देखिए इसमें इस स्टेप में आपको x1 पता चल गया ना, तो x1 जब पता चल गया तो यहाँ पे x नॉट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करेंगे। इसमें ध्यान रखने वाला बात ये है कि आपको जिसका वैल्यू पता चल जाए उसका वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। अब देखिए x3 आपको नहीं पता है तो इसमें मतलब x नॉट वाला जो इनिशियली माने हैं हम लोग वो वाला वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर x3 1 कैसे निकालेंगे। तो देखिए आपका x3 का फॉर्मूला क्या था, आपका x3 का फॉर्मूला ये था। अब इसमें आपको देखिए यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले फॉर्मूला। अब देखिए इसमें आपको क्या क्या पता चल गया, आपको x1 1 पता चल गया, x2 1 पता चल गया आपको। तो आपको देखिए आपको फर्स्ट स्टेप इस यहाँ पे जो पता चल गया वो वाला वैल्यू रखिए। तो ये दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे। इसमें देखिए x2 में x1 सिर्फ कैलकुलेट हुआ था, x3 कैलकुलेट नहीं हुआ था, तो इसका इनिशियल वैल्यू रखेंगे 0। उसी तरह से x1 बराबर ये रखेंगे। और ज़्यादा समझ में आएगा जब हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे। तो देखिए अब जो आपका वैल्यू आया है x1 1, x2 1, x3 1, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं इफ़ वी टेक दिस
एज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोग जो यहाँ पे माने थे x1 नॉट, x2 नॉट और x3 नॉट को हम लोग माने थे इनिशियल सॉल्यूशन, उसी तरह से अगर यहाँ पे जो अब आ चुका है पहला स्टेप में उसको हम लोग इनिशियल मानेंगे और इसके बाद का स्टेप जो निकालेंगे वो आंसर क्या हो जाएगा मेरा। देखिए पहला फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन तो हो चुका है, अब फिर यही वाला मतलब फॉर्मूला लगाएंगे उसमें, तो जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो इफ़ वी टेक x1 बराबर x1 नॉट x1 1, x2 1 और x3 बराबर x3 1, अगर इसको हम लोग मान लेते हैं इनिशियल अप्रॉक्स सॉल्यूशन, तो मेरा जो सेकेंड अप्रॉक्स सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। तो देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे x1 का कॉपी, अब देखिए अब ये सेकेंड अप्रॉक्स रूट निकाल रहे हैं आप। अब जो निकलेगा मतलब जो पहला फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में जो रिजल्ट आया था उसको आप अगर इनिशियल मानिएगा तो फिर बाय अबव फार्मूला क्या हो जाएगा, बाय अबव प्रोसेस जो सेकेंड अप्रॉक्स रूट निकलेगा तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो देखिए आपका x1 का फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला, तो आप ये फार्मूला लिखिए यहाँ पे, ठीक है। x1 का फार्मूला लिखिए यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे आप क्या माने क्या आप x1 1, x2 1 और x3 1 को इनिशियल सॉल्यूशन माने, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अब जब दूसरा स्टेप में यहाँ पे 1 वाला वैल्यू लिखेंगे, x2 और x3 का कौन सा वैल्यू लिखेंगे, 1 वाला वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे निकला है वो वाला, ठीक है, नॉट वाला नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए आपको यहाँ से आपको x1 का वैल्यू पता चल गया है, तो x1 का वैल्यू पता चल गया है, तो ये कौन सा वैल्यू है, 2, तो आपको पता चल गया तो यहाँ लिखिए 2। लेकिन x3 अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सा लिखेंगे हम लोग, 1, ठीक है। तो अब देखिए फिर x3, तो देखिए x3 का फॉर्मूला ये था। अब देखिए x1 और x2 कैलकुलेट हो चुका है, तो देखिए कैलकुलेट हो चुका है तो x2 और x2 2 और x1 2 पता चल गया, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, x1 2 और यहाँ पे x2 2। यही होता है गॉस सीडल मेथड। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए x1 1 में जो, यहाँ पे देखिए x1 1 में जो वैल्यू आया, x1 2 में जो वैल्यू आया, इसी तरह से x1 3 में कुछ वैल्यू आएगा, x1 4 में कुछ वैल्यू आएगा, x1 5 में कुछ वैल्यू आएगा, मतलब फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन में कुछ वैल्यू आएगा, सिक्स्थ अप्रॉक्सीमेशन में भी कुछ वैल्यू आएगा। तो जब तक मान लीजिए आपका nth अप्रॉक्सीमेशन में कुछ वैल्यू आया x1 का और n+1th अप्रॉक्सीमेशन में जो वैल्यू आया x1 का, अगर दोनों सेम आ जाएगा तो हम लोग प्रोसेस को कर देंगे स्टॉप और वही हो जाएगा मेरा आंसर। अगर आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए तो जितना डिजिट तक आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर चाहिए डेसिमल के बाद तक, वहाँ तक अगर सेम आने लगता है तो आप कीजिए प्रोसेस स्टॉप। अगर आपको वन डेसिमल जैसे मान लीजिए 4.5 है, तो आपको यहाँ तक करेक्ट आंसर चाहिए, तो जैसे मान लीजिए पहला स्टेप में आया 4.4, दूसरा स्टेप में आया 4.5, तीसरा स्टेप में भी आया 4.5, तो देखिए तीसरा स्टेप में आ गया सेम, तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए। सिमिलरली अगर हम लोग मान लेते हैं x1 बराबर x1n, x2 बराबर x2n और x3 बराबर x3n, जो क्या है nth अप्रॉक्सीमेशन है, द nth अप्रॉक्सीमेशन है इनिशियल सॉल्यूशन मान लेते हैं हम लोग। इनिशियल जैसे x1 नॉट माने थे, x2 नॉट माने थे, x3 नॉट माने थे, उसी तरह से इसको अगर हम इनिशियल सॉल्यूशन मानते हैं तब n+1 सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए तो n+1 अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे दिया जाएगा, इज गिवन बाय, तो देखिए क्या होगा मेरा आंसर। तो देखिए आपका n+1 अप्रॉक्सीमेशन कैसे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए आपको n अप्रॉक्सीमेशन पता है, nवा अप्रॉक्सीमेशन मतलब nth अप्रॉक्सीमेशन अगर आपको पता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो शुरुआत करेंगे हम लोग n से, क्या कि अभी पता नहीं है इसका। तो देखिए n+1 निकल गया आपका। तो देखिए अब n+1 निकल गया तो फार्मूला में आप लोग यहाँ देखिए आपको क्या पता है, x1 का n+1 वैल्यू पता है, तो n+1 वैल्यू अगर आपको पता है तो यहाँ पे लिखिए n+1, लेकिन x3 का नहीं पता है अभी, तो यहाँ पे लिखिए n। अब देखिए अब इस इक्वेशन में x1 और x2 चाहिए, देखिए फार्मूला ये था x3 का, तो यहाँ पे n+1 क्यों लिखिए, क्योंकि n+1 अप्रॉक्सीमेशन निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए n+1 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए x1 और x2 के n+1 अप्रॉक्सीमेशन पता चल गया वैल्यू क्या होने वाला है, तो यहाँ पे n नहीं लिखेंगे, यहाँ पे n नहीं लिखेंगे, जो पता चल गया हम वो लिखिए n+1। तो आप आंसर में इतना तक लिखिए, उसके बाद क्या लिखिएगा आप, इस प्रोसेस को कब तक रिपीट करेंगे। तो देखिए रिपीट द अबव प्रोसेस अगेन एंड अगेन अंटिल वी गेट द सेम वैल्यू अप टू डिजायर्ड एक्यूरेसी, मतलब जहाँ तक हमको सही आंसर चाहिए अगर वहाँ तक सेम आने लगता है,
until we get the same value up to desired accuracy। मतलब मान लीजिए कि आई स्टेप में जो आंसर आया और i+1 स्टेप में जो आंसर आया, अगर वो दोनों सेम आने लगे तो हम लोग प्रोसेस क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। कब, मतलब जहाँ तक हमको आंसर, करेक्ट आंसर चाहिए, अगर वहाँ तक दोनों में सेम आने लगता है तो हम लोग प्रोसेस क्या कर देंगे, स्टॉप। और ये जो प्रोसेस था इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस सीडल इटरेशन मेथड। द अबव मेथड इज कॉल्ड गॉस सीडल इटरेशन मेथड।